नमस्कार बच्चों। आज हम अपना पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। कल हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था। वर्णों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को हमने अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। इनके जो विभाग थे, स्वरों के विभाग और व्यंजन के विभाग, उनको भी हमने पढ़ा था। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ये भी पढ़े थे। और स्वरों के भेद भी हमने पढ़े थे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो ये स्वर और व्यंजन तो यहीं समाप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह देखिए, हम जब स्वर लिखते हैं ए आ ई उ री ए आई ओ औ, उसके बाद में अंग और अह, ये 2 ध्वनि आती है। इनको हमने अयोगवाह में डाला है। अगर हम इनको अयोगवाह में नहीं डालते तो स्वरों की संख्या 13 होती, लेकिन हमने स्वरों की संख्या 11 इसलिए ली है क्योंकि अंग और अह की गिनती स्वरों में नहीं होती, इनकी गिनती होती है अयोगवाह में। हिंदी में स्वरों और व्यंजनों के मध्य 2 ध्वनियां ऐसी है जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी है। ये ध्वनियां हैं अनुस्वार और विसर्ग। जैसे विसर्ग को बोलते हैं हम अह, और इसको अनुस्वार को क्या बोलते हैं अंग। तो ये दोनों ध्वनियां ए आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती। ए आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण इनको अयोगवाह कहा जाता है। जैसे देखिए, दंत, प्रातः। ध्यान दीजिए, अनुस्वार के उच्चारण के लिए उससे पहले ए या अन्य कोई स्वर अवश्य होना चाहिए, वरना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे प्रातः में ह का उच्चारण करने के लिए इससे पूर्व ए आदि स्वर आवश्यक है। यानी जैसे हमने प्रातः ह का उच्चारण करने के लिए तो है से पहला जो वर्ण है ना, उसमें भी ए का उच्चारण, ए से मतलब संबंधित तो होना चाहिए, ए होना चाहिए, तभी उसका उच्चारण है के रूप में किया जा सकता है। अब देखिए अनुस्वार। आप बेटा एक चीज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अनुस्वार और अनुनासिक में कंफ्यूज होते हैं। अनुस्वार क्या होती है? डॉट। और अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु। ठीक है। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिन वर्णों के उच्चारण से हमारी नाक से एक ध्वनि निकलती है, यानी नाक से उसकी आवाज आती है, साथ ही साथ इसका उच्चारण तेज स्वर में होता है, जैसे कंठ, कंत, पंत, पंकज, पतंग। तो इसमें हमें तंग ऐसे मतलब ध्वनि से आ रही ना नाक से, तो यहाँ होगा अनुस्वार। आगे देखिए अनुनासिक। जो स्वर मुख और नाक, यानी मुख से भी उसकी ध्वनि तेज सुनाई देती है और नाक से भी, दोनों जगह से बराबर आवाज आती है, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। ये चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण पर लगाए, जैसे जैसे कांपना, हाफना, भापना, भांति आदि। आंख, है ना, आंख। देखो नाक और मुंह से दोनों से बराबर आवाज निकल रही है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। याद रखिए कि अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में बहुत से लोग भूल जाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतएव इनके उच्चारण में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखो हंस, हंस और हंस शब्दों को ही लीजिए। हंस में अनुस्वार लग रहा है, इसका उच्चारण अनुनासिक लगे शब्द हंस से एकदम भिन्न है। हंस और हंस, इसमें दोनों में चेंज है। हंस, हंस तो एक पक्षी है, और हंसना का, हंस का मतलब हंसना, तो ये दोनों में भिन्नता आ गई। तो सिर्फ अनुस्वार और अनुनासिक से ही शब्दों में भिन्नता आ गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए हमें स्वरों की मात्राएं दी गई है जो कि व्यंजनों के साथ लगती हैं। जैसे अ तो होता है अमात्रिक, यानी इसकी विशेष कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी स्वरों में आ जाता है। जैसे हम, ह और मैं दोनों में ए का स्वर आया है। आ की जो मात्रा होती है वो खड़ी पाई के रूप में होती है, जैसे राम। नेक्स्ट देखिए ई की मात्रा, म के ऊपर ई की मात्रा लगी है, मिल। नेक्स्ट देखिए ई की मात्रा मीत, इसमें थोड़ा हमें जोर आता है बोलने के लिए क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट देखिए ऊ, कुछ। नेक्स्ट देखिए पूत, इसमें हमें थोड़ा जोर लग रहा है। नेक्स्ट देखिए री, ग्रह।
ए मेज, अय मैल, ओ गोल, औ गौरव, गौरव बोलते हैं इसको, गौरव गौरव करते हो आप, गौरव, अंग कंद, अत अह, तो अतः। नेक्स्ट देखिए, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ए स्वर के बिना लिखे जाने वाले व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी अगर किसी के अंदर हम ए स्वर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ए स्वर के बिना ही शब्द होगा, वर्ण होगा सॉरी, तो वर्ण के नीचे क्या लगा दिया जाता है, हल चिन्ह लगा दिया जाता है। हल चिन्ह का तात्पर्य यही होता है कि वहां पर अ नहीं है, ऐसे रहित वो वर्ण है। आगे देखिए, व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ये हमने कल चित्र में पढ़े थे, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्यंजनों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिए, स्वर यंत्री यानी स्वर यंत्र से है, कंठ यानी गले से क ख ग घ ड़, तालव्य से च छ ज झ य और श, मूर्धन्य से ट ठ ड ढ ण र और श, वर्तस्य से न ल स, दंत्य से त थ द ध, ओष्ठ से प फ ब भ म, दंतोष्ट यानी दंत और होठों दोनों से व। नेक्स्ट देखिए, नासिक का, नासिक से हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। तो इस प्रकार ये उच्चारण स्थल कल हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, चित्र के माध्यम से भी हमने देख लिए थे। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिसका रूप मान्य हो चुका है, इन्हें वर्णमाला में भी स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, अन्य संयुक्त व्यंजन विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे हड्डियां। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य क्या है कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति दो बार हुए, एक बार आधा और एक बार पूर्ण। जैसे हड्डियां, इसमें दो बार ड ड आ रहा है, पर जो नीचे ड लगा हुआ है वो आधा पूर्ण। हड्डियां, विद्या यानी द आधा है या पूरा है। जो वर्ण आधा होता है ना वो ऊपर चढ़ जाता है, जो पूरा वर्ण होता है वो उसके पैरों में लग जाता है। उद्देश्य, तो यहाँ पर द आधा है और एक द पूरा है। विद्वान, तो यहाँ पर द आधा है और वह पूरा है, क्योंकि जो आधा वर्ण होता है वो ऊपर आता है और जो अगला जो पूर्ण वर्ण होता है वो उसके पैरों में लगता है। ये दोनों ही रूप मान्य हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि जब भी व्यंजन ऊपर नीचे संयुक्त होते हैं तो ऊपर स्वर रहित व्यंजन होता है। मैंने आपको अभी ऊपर उच्चारण करते समय ये बात दो तीन बार बता दी कि स्वर रहित, जो बिना स्वर का रहित व्यंजन होता है, मतलब आधा व्यंजन होता है वो ऊपर जाता है और जो पूर्ण व्यंजन होता है वो उसके पैरों में आता है। प्रकाश, प्रकाश नहीं, ये क्या होता है, प्रकाश, यानी पैर के साथ रह की आवृत्ति हो रही है। विद्या, विद्या न कि विद्या। आगे देखिए, र, विशेष वर्ण। अब र है ना वो विशेष वर्ण क्यों है, क्योंकि र को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसके कुछ नियम देखते हैं, क्योंकि हम अगर इसके नियम नहीं देखेंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन से र का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, जब र के बाद कोई स्वर वाला व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर लगता है। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगता है। अब अपने पास दो चीजें आई है, एक तो देखिए कर्म, क के बाद में र आया है ना, क के बाद में देखो र आया है, वो मैं के ऊपर चढ़ा है। यानी र की जहां पर आवृत्ति हो रही है, यानी जैसे मान लो कर्म, तो क के बाद में र की आवृत्ति हो रही है, लेकिन वो आवृत्ति किसके ऊपर जाएगी, म के ऊपर जाएगी। जहां पर आवृत्ति हो रही है उसके बाद वाला जो वर्ण है वो उसके ऊपर जाती है, जैसे पर्व, धर्म, खर्च, है ना, मर्म, कर्म। तो ये सारे क्या है, र वाले शब्द, इनको बोलते रेप। नेक्स्ट देखिए, र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, यानी जहां पर अपना र का उच्चारण हो रहा है उससे पहले वाला वर्ण भी अगर आधा हो तो र उसके पैरों में लग जाएगा। जैसे प्रकार, ग्राम,
देखो पाई वाले व्यंजनों में प्रकार, ग्राम, प्रकाश, है ना, तो ये प्रकार, ग्राम, प्रकाश, ये क्या है, प्र, तो प के साथ ही र की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब प भी वहां पर आधा है, इसीलिए खड़ी पाई में जो र है वो प के पैरों में आ जाएगा। इसी तरीके से गए, देखो ये भी एक खड़ी पाई है, यानी खड़ा डंडा है ना, तो इसके पैरों में ही आ जाएगा रे। नेक्स्ट देखिए गोलाई वाले व्यंजन, इनमें जो र है वो चोंच के रूप में लगता है। गोलाई वाले व्यंजन अपने पास सिर्फ दो ही है, ट और ड, तो ट और ड में ये जो र लगता है वो किसके रूप में लगता है, चोंच के रूप में लगता है। जैसे ट्रेन, ट्रे, ट्रे, ट्रेन, ट्रम, ड्राम, ड्रामा, तो इन सब में क्या आएगा, ये र है वो चोंच के रूप में आएगा। अब स के साथ र का संयोग स्त्र होता है, इसे विद्यार्थी गलती से 17 मान लेते हैं, जैसे स्त्रोत की जगह सत्रोत बोलते हैं, यानी स और त्र का जो योग होता है उनकी ध्वनि एक साथ निकलती है। जैसे मान लो ये आप स्त्रोत, ये आप सत्रोत बोलते हो उसको, जबकि होता है स्त्रोत या स्त्रोत। नेक्स्ट देखिए द और है के संयुक्त व्यंजन भी विशिष्ट तरीके से बनते हैं, इन दोनों के नीचे तिर्यक रेखा है, अतः इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजन भी विशेष हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द के संयुक्त व्यंजन। द से संयुक्त व्यंजन बनते हैं द्वार, यानी द के साथ हमेशा कई बार हमने देखा वह आता है। इसी तरीके से देखो विद्वान, तो द के साथ कौन आ रहा है, वह आ रहे हैं। विद्या, तो द के साथ कौन आ रहा है, य आ रहा है। उद्यान, द के साथ आ रहा है य। इसी तरीके से देखो शुद्ध, तो द के साथ आ रहा है ध। श्रद्धा, इसी तरीके से देखो द के साथ ध आ रहा है। उद्देश्य, द के साथ वापस द ही आ रहा है। गद्दा, द के साथ द आ रहा है। यानी द और है ऐसे वर्ण हैं जिनके साथ या तो सेम वो ही वर्ण आ रहा है, या फिर उसके साथ वाला वर्ण आ रहा है। नेक्स्ट देखिए है के संयुक्त व्यंजन। हास, आह्लाद, आह्वान, चिन्ह, बाह्य, तो इसमें एक तो बाह्य में यह आ रहा है, चिन्ह में न आ रहा है, आह्वान में वह आ रहा है, आह्लाद में ल आ रहा है, और हास में त्र आ रहा है। तो इस प्रकार है और द में भी संयुक्त व्यंजन, यानी इसके साथ ही इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखिए र और री की मात्रा में अंतर। दो शब्द देखे, ग्रह और गृह। ग्रह में ग प्लस र है, जबकि गृह में ग प्लस री है। र के साथ ऊ की मात्रा लगने पर रू। अब ये देखो आज भी कई बच्चे र के साथ ऊ की मात्रा है वो र के नीचे जैसे अपन ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, तो वो गलत लगाते हैं। हमेशा र के साथ ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है, चाहे वो छोटा रू हो चाहे फिर वो बड़ा रू हो। तो र के साथ जो ऊ की मात्रा होती है वो कभी भी र के नीचे नहीं लगती, वो उसके पेट में लगती है। अब देखिए जो छोटा रू होता है उसमें आगे की तरफ गोलाई होती है और पेट की तरफ उसका पीछे का भाग होता है, जबकि जो बड़े ऊ की मात्रा होती है उसमें जो गोलाई वाला पार्ट होता है वो उसके पेट की तरफ लगता है। आगे देखिए वर्ण विच्छेद। हाँ, इसका एक उदाहरण और मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कभी नोट के ऊपर देखते हो उधर लिखा होता है रुपया, तो रुपया में र छोटा आता है, जबकि जो रूप होता है रूप में बड़ा रू आता है। नेक्स्ट देखिए वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त एक एक वर्ण को क्रम से पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्या, वर्ण विच्छेद, विच्छेद यानी अलग करना। अब यहाँ पर अपने को विद्या दे रखा है तो वह के नीचे हलंत प्लस व के साथ क्या मिला, ई, तो व प्लस ई प्लस द के साथ कोई भी वर्ण नहीं है क्योंकि द आधा है, तो द के नीचे हलंत प्लस य के नीचे प्लस हलंत प्लस आ, तो क्या बना, विद्या। इसी तरीके से मान लो किसी बच्चे का नाम है आकाश, तो आ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ, तो क्या बना, आकाश। नेक्स्ट देखिए अक्षर, वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है। तो अक्षर क्या होते हैं ये देखना है अपने को। अक्षर के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक है। एक अक्षर में एक स्वर आवश्यक होता है। एक या अनेक अक्षरों से के संयोग से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम कहते हैं शब्द।
अब बेटा देखो अक्षर होते हैं अपने पास क, ख, ग, म, च, प, ट, कुछ भी ले लो, ये क्या हुए अक्षर। और ये इन्हीं अक्षरों के मेल से एक सार्थक जो वर्ण बनता है, जो वर्णों के योग से एक सार्थक मेल से जो एक इकाई बनती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, पद या फिर वाक्य। एक अक्षर वाले शब्द है, हाँ, जो, जी, आ, जा, ले, दे आदि। दो अक्षर वाले शब्द क्या हुए, काला, चना, पानी, आलू आदि। तीन अक्षर वाले बू प्लस ला प्लस वा, ये अपने पास तीन अक्षर थे, बू, एक ला और एक वा, तीनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना, शब्द बना बुलावा। इसी तरीके से देखिए से प्लस फल प्लस ता, सफलता। अब इसमें हमने एक बार उपसर्ग भी पढ़े हुए थे, तो मैंने आपको हिंदी फर्स्ट की बुक में पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो स है वो क्या है, उपसर्ग। फल क्या है, इसका मूल शब्द। और ता क्या है, इसका प्रत्यय। इस तरीके से प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द के मेल से क्या बना, सफलता। नेक्स्ट देखिए बेटा, बलाघात। बलाघात किसी भी भाषा के उच्चारण की शोभा है। यह शब्द बल और आघात इन दो शब्दों से बना है। भाव अथवा विचार प्रकट करते समय किसी अक्षर गुच्छ पर बल या आघात देना बलाघात कहलाता है। इससे प्रवक्ता के प्रयोजन में विशेषता आ जाती है। उदाहरण के लिए बलाघात का चमत्कार देखिए। मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। यदि इस वाक्य को मेरे शब्द पर बलाघात करते हुए बोला जाए तो अर्थ होगा कि वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, किसी और के भाई से नहीं। यानी जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और किसी शब्द विशेष पर विशेष बल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बलाघात। यानी ये कार्य तो मैं ही करूंगा, तो मैं ही शब्द में क्या आया, बलाघात आया, कि यह कार्य सिर्फ मैं ही करूंगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो वहां से उस सेंटेंस से हमें पता लग जाता है कि यह कार्य विशेष इसी के द्वारा संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि इस वाक्य में भाई पर बल देकर बोला जाए तो इसका अर्थ होगा वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, मेरे किसी अन्य संबंधी से नहीं। अगर भाई इस शब्द पे विशेष बल दिया जाए तो पता लगता है कि सिर्फ मेरे भाई ने ही वह काम बिगाड़ा है, माता पिता अन्य किसी संबंधी ने नहीं बिगाड़ा। यानी जिस शब्द विशेष पर हम बल देते हैं उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, बलाघात की श्रेणी में रखते हैं। कई बार देखो हम निपात का भी प्रयोग करते हैं, ही भी तो ये शब्द क्या होते हैं, निपात। और निपात भी बलाघात का ही रूप है। लेकिन बलाघात में हम किसी भी विशेष शब्द पे बल दे सकते हैं, जबकि निपात के कुछ विशेष ही शब्द होते हैं, जैसे तो, ही भी, मात्र और केवल, ये 4-5 शब्द ही निपात के होते हैं। जबकि बलाघात किसी भी विशेष शब्द पे हम बल देकर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ण विचार अच्छे से समझ में आया होगा और इसके माध्यम से आप शब्दों को शुद्ध लिखना भी सीख सकते हैं। इसके उच्चारण स्थलों को बोलकर देखिए और समझिए। धन्यवाद।